हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है, जिसमें हम साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को नोट्स के साथ में समझेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और नोट्स को उतार सकते हैं, जिसके भी नोट्स नहीं हो रहे हैं। और नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टार्टिंग से समझेंगे पूरा। आइए समझते हैं नोट्स के साथ में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जनन क्या होता है ना। सबसे पहले इसके बारे में बात की गई है, जनन के बारे में। तो जनन, रिप्रोडक्शन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव पादप या, है ना, पादप मतलब क्या होता है, पौधे। तो देखो, पादप या जंतु, पादप या जंतु अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देते हैं तथा अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं। तो क्या होती है जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन प्रक्रिया क्या होती है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जो जीव है, हम पौधे की बात करें या जंतु की बात करें, और हम जंतु में काउंट होते हैं, जानवरों में काउंट होते हैं, है ना। जंतु जो है, यहाँ पर जो जंतु स्पेसिफिक दिया गया है, तो जंतु यानी कि हम मनुष्य जो है वो जानवरों के जंतु में काउंट होता है। तो अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देता है ना। तो अपनी प्रजाति की वृद्धि करता है। तो ये क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। सिंपल है। जनन सजीवों का एक विशिष्ट गुण है। तो ये हमारा एक क्या है, विशिष्ट गुण है सजीवों का, जो सांस ले सकते हैं। और इसके द्वारा जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जीव जो है अब पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव को संतति यानी कि संतान कहते हैं। तो भाई, जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे संतान कहते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, आपको पता होगा। और जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं किसके द्वारा, जनन के द्वारा। तो भाई, जनन जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, उसके द्वारा ही हम, मतलब मनुष्य जो है वो अपनी, मनुष्य के बारे में बात करें या जानवर के बारे में बात करें, किसी के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसके द्वारा क्या होता है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी कि मनुष्य की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी अगर जनन रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो, है ना। या फिर जानवरों की या पौधों की, तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी अगर जनन नहीं करेंगे। अब आता है जनन के उद्देश्य। तो देखो, जनन के उद्देश्य में भी ये वाली बताएगी कि जनन के द्वारा पृथ्वी पर जीव एवं जीवन का अस्तित्व है, और जनन से ही जीवों की प्रजातियों की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है। वो विलुप्त होने से बचते हैं। भाई, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे अगर जनन प्रोसेस नहीं होगी। जनन प्रोसेस नहीं होगी, कोई नया इंसान नहीं आएगा, कोई नया पौधा नहीं बनेगा, है ना, कोई नया जानवर उत्पन्न नहीं होगा। तो जब नया कोई चीज़ आएगी ही नहीं, तो धीरे धीरे करके भाई हमारी एज हो जाएगी और हमारा कोई नया नहीं आएगा, तो हम खत्म होते जाएंगे मनुष्य। ठीक है, तो विलुप्त होने से बचते हैं। विलुप्त मतलब खत्म हो जाना। जनन द्वारा ही जीवों के लक्षण एवं विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा जीव का विकास होता है। तो जनन द्वारा ही क्या होता है कि जीवों के जो लक्षण होते हैं एवं विभिन्नताएं होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा जीव का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आता है, डीएनए। तो डीएनए क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। क्या है इसकी फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसको समझते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले, जनन जीवों का अस्तित्व बनाए रखता है। जनन की घटना वास्तव में डीएनए पर निर्भर करती है। तो जनन जो होता है वो जीवों का अस्तित्व बनाए रखता है, और जनन की जो घटना है वो वास्तव में किस पर डिपेंड करती है, डीएनए पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया क्या, डीएनए पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद देखें, डीएनए में किसी भी जीव के शरीर की संपूर्ण सूचनाएं कोड के रूप में संचित रहती हैं। तो डीएनए के अंदर क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर की जो संपूर्ण संरचना, सूचनाएं होती हैं, है ना, सूचनाएं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कोड के रूप में संचित रहती है। और हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, पता है वो वाली बात। और शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वह किसी ना किसी कोशिका में ही होती हैं। परंतु कोशिका को कैसे पता कि कब क्या कैसे करना है, तो कोशिका को कैसे पता भी कब क्या कैसे करना है, तो कोशिकाओं को यह जानकारी उसके केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए के द्वारा प्राप्त होती है। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि डीएनए क्या होता है, सूचनाओं का भंडार होता है। तो इस तरीके से कोशिकाओं को पता चल जाता है, किसकी मदद से, डीएनए की मदद से। अब आता है डीएनए प्रतिकृति, यानी कि डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए के अणु से दो डीएनए अणु बनते हैं, और ये नए डीएनए अणु नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। अब आता है जनन की विधियाँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। तो जनन की विधियाँ, तो जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो है अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या है, अलैंगिक जनन, और एक है लैंगिक जनन। ठीक है, मतलब अलैंगिक यानी कि इसमें एकल जीव भाग लेता है, यानी कि इसमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती है ना। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जीव भाग लेता है। और लैंगिक जनन क्या होता है, नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं।
जीवधारियों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जीवधारियों में जो जनन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, समझ लिया आपने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं अलैंगिक जनन। इसमें एक बंदे की जरूरत होती है या फिर एक ही पौधे की, एक ही पादप की, एक ही जंतु की जरूरत होती है। तो कौन से हैं ऐसे और क्या है इसका मतलब समझते हैं। जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जनक द्वारा ही नई संतान को उत्पन्न किया जाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि इसमें सेल्फ बंदा है और उसी से नई संतान की उत्पत्ति हो रही है, किसी और की उसे जरूरत नहीं है। तो ये होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अब इस प्रकार के जनन में संतान उत्पत्ति के लिए दो जनकों नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है। ये वाली बात समझे हमने। ठीक है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, दो जनों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है अलैंगिक जनक द्वारा उत्पन्न संतान आकार तथा आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है ना। तो जो जनक है जिसके द्वारा संतान उत्पन्न हो रही है और वो अकेला ही है तो उसके जैसा ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। अब आता है अलैंगिक जनन में क्या होता है। एकल जीव नया जीव उत्पन्न करता है। एकल जीव मतलब एक ही जीव नया जीव उत्पन्न करता है। नया जीव पैतृक जीव के समरूप होता है। नया जीव जो होता है वो पैतृक जीव के समरूप होता है, मतलब उसी के जैसा। पैतृक मतलब जो पिता, और जिसने जन्म दिया उसके साथ मतलब उसको मान लिया कि हाँ वो पैतृक मतलब उसका पेरेंट हो गया उसका, है ना। तो उसके समरूप उसके जैसा ही होता है। इस प्रकार का जनन सूक्ष्म जीवों में अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार का जन्म किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे अमीबा वगैरह, इन सबके में ये चीज़ पाई जाती है। अब देखते हैं आगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो देखिए अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणुओं तथा पादपों में, पौधों में भी पाया जाता है, जिसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नाम देखो, विधियां भी आती है पेपर में, तो ध्यान समझ लीजिएगा। सबसे पहले विखंडन, फिजन, मुकुलन, बडिंग, विजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, खंडन, फ्रेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खंडन। ठीक है, फिर है पुनक भवन, ठीक है, पुनकत भवन हो गया, वर्धी या कायिक जनन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट हो गए 6। अब सबसे पहले हम समझते हैं विखंडन। तो देखो विखंडन क्या है। अलैंगिक जनन की यह विधि एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। आपको पता होगा सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक कोशिकीय जीव का अमीबा। तो ये जो विधि है वो विखंडन ये एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है और यह दो प्रकार से होता है। सबसे पहला विखंडन होता है द्विखंडन। अब समझ में आ रहा होगा, विखंडन मतलब तो हो रहा है विखंडित हो रहा है, यानी कि एक से दो पार्ट निकल रहे हैं, तीन निकल रहे हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं। अब उसमें एक हो गया द्विखंडन। द्विखंडन मतलब खंडन हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन दो पार्ट्स में। इस विधि में जनक कोशिका परिपक्व होने पर अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट लेती है और दोनों भाग नए जीवों को जन्म देते हैं। तो होता क्या है कि इसमें एक मतलब आपको मिलेगा, एक जनक मिलेगा जो अपनी कोशिका को दो भागों में बांट देगा, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बना देगा। क्योंकि हम जानते हैं अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, कौन सा अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही काम करने वाला है, एक ही जनक काम करने वाला है। ठीक है, तो जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा का। तो देखो क्या है अमीबा का एग्जाम्पल, देखो डायग्राम। ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लीजिएगा। देखो ये है हमारा अमीबा। अब अमीबा में जो अमीबा है उसमें एक ही केंद्रक है हमारा। ठीक है, ये हो गई जनक कोशिका। ठीक है, और ये हो गया कोशिका द्रव्य इसके साथ में। अब होगा क्या, धीरे धीरे इसमें द्विखंडन होगा। द्विखंडन क्या, देखो ये एक कोशिका है ना, ये कोशिका देखो धीरे धीरे करके बड़ी हुई। अब धीरे धीरे करके बड़ी हुई और लंबी खींची, और देखो ये पूरा अमीबा था, ये धीरे धीरे करके स्ट्रेच होने लग गया। क्या होने लग गया, स्ट्रेच खींचने लग गया। अब धीरे धीरे करके ये देखो यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। कहाँ से, यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। क्या कि देखो ये एक कोशिका थी पूरी, ठीक है, ये आपकी एक कोशिका थी जो धीरे धीरे करके खिंच रही थी, ये रही खिंच गई, और अब ये दो पार्ट्स में टूट गई है। तो ऐसे करके ये दो अलग अलग पार्ट्स में अमीबा जो होता है वो टूट जाता है और ये संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो इसने एक और जैसे अपने जैसे को जन्म दे दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा कौन सा, द्विखंडन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बहुविखंडन। बहु मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं इसमें उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन में कोशिका कई संतति कोशिकाओं में टूटकर एक से अधिक नए जीवों को उत्पन्न करती है। बहुत ही ईजी है। उदाहरण हो गया प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये है हमारा प्लाज्मोडियम के बारे में बात करें तो एक केंद्रक है प्लाज्मोडियम में, ये कोशिका द्रव्य हो गया और इसको बोलेंगे जनक कोशिका, है ना। और ये पूरा बाहर का इसका सिस्टर आवरण बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें एक ही कोशिका थी, अब हुआ क्या, केंद्रक के अंदर जो कोशिका थी उसका कोशिका का विभाजन हो गया, ये बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गई। और जब ये बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गई तो ये सिस्ट का टूटकर संतति का मुक्त होना, तो ये बहुत सारी कोशिकाओं में ऐसे करके टूट जाएगी। डायग्राम बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मुकुलन। तो मुकुलन में क्या होता है, देखो मुकुलन में यह है कि अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव के परिपक्व होने पर उसके शरीर के एक उभार यानी कि कलिका या बड निकलता है। तो देखो होता क्या है, ये देखो हम बात करें यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं बताऊंगा दोबारा से। देखो ये है आपका
जनक हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है, ठीक है। अब ये जड़ की तरह लग रहा होगा हाइड्रा। अब होता क्या है उसमें, तो देखो कोशिका जो थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा अमीबा में कोशिका जो थी वो अलग अलग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो इसमें ही एक कली निकल जाएगी। देखो इसके इस पार्ट से देखो ये कली बन रही है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, ये कली बन रही है, ये कली इसकी जैसी बन रही है धीरे धीरे करके, और देखो ये पूरी निकलने होने के बाद में ये निकल जाएगी इसमें से, ये क्या होगी इसमें से निकल जाएगी। तो इसने भी नई संतान की उत्पत्ति कर दी, ठीक है। मुकुलन इसे, इस प्रोसेस को मुकुलन बोलते हैं। तो देखो अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव के परिपक्व होने पर उसके शरीर के एक उभार कलिका या बड़ निकलता है, यानी कि एक शरीर के एक उभार यानी कि कलिका या बड़ निकलती है, और जिसका पोषण जनक जीव से ही होता है। जिसका पोषण जो होता है, खान पान जो होता है वो जनक जीव से यानी कि इसी से होता है, हाइड्रा से। और धीरे धीरे यह कलिका विकसित होकर जनक जीव से अलग हो जाती है। अब धीरे धीरे करके क्या हो गई, अलग हो गई, देखा आपने, धीरे धीरे करके क्या हो गई, अलग हो गई, तथा नए जीव के रूप में उत्पन्न होती है। उदाहरण यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये हो गया आपका मुकुलन। आई होप आपको समझ में आ रही हो। समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को बस बोलने की जरूरत नहीं है। विजाणु निर्माण द्वारा, अब देखो विजाणु निर्माण द्वारा क्या है, विजाणु अति सूक्ष्म पतली भित्ति वाली एक कोशीय संरचना होती है। तो विजाणु क्या होती है, अति सूक्ष्म पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना होती है, एक ही कोशिका की, जो कि अंकुरित होकर, अंकुरित मतलब उसमें नया मतलब बीज उत्पन्न होता है, होकर नए पौधे को जन्म देती है। और अलैंगिक जनन की यह विधि कवकों तथा शैवालों में पाई जाती है। किसमें, कवकों तथा शैवालों में पाई जाती है। तो इसमें विजाणु का निर्माण होता है, यानी कि अंकुरित बीज निकलते हैं इसमें से, इस तरीके से बीज निकल रहे हैं, ठीक है। और इससे ये नए नए प्रकृति बनती जाएगी। तो देखो राइजोपस यानी कि कवक में विजाणु का ये निर्माण हो गया, ठीक है। चित्र आपने देख सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं खंडन, है ना। अब खंडन को समझ लीजिए। अलैंगिक जनन की यह विधि बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इस प्रक्रिया में जीव परिपक्व होने पर, परिपक्व मतलब ये है, परिपक्व का मतलब क्या है कि जब वो तैयार हो जाता है ना, नए जीव को मतलब वो उत्पन्न करने के लिए होने पर अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ लेता है। तो हुआ क्या कि अलैंगिक जनन की इस विधि में बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, और इस प्रक्रिया में जो जीव होता है वो परिपक्व यानी कि जब तैयार हो जाता है, उसकी एज हो जाती है, होने पर अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लेता है, टुकड़ों में तोड़ लेता है, और तथा प्रत्येक टुकड़ा अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए स्पायरोगायरा शैवाल और यूलोथ्रिक्स, ये भी शैवाल होता है, ठीक है। अब आता है पुनरुद्भवन। तो देखो कुछ जीवों जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा आदि में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वह प्रत्येक टुकड़ा जिसमें केंद्रक का अंश उपस्थित होता है पुनः विभाजित होकर पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं, जरा ये वाली बात समझाऊं कि देखो मान लिया मैंने कि अभी ऊपर हाइड्रा देखा था आपने, जो मूली की जैसा शेप का था, है ना। यहाँ पर जो ऊपर वो देखा था आपने हाइड्रा, तो देखो बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है कि पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। देखो कैसे, यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, है ना, इनका जो शरीर है वो कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, और वह प्रत्येक टुकड़ा जिसमें केंद्रक का अंश उपस्थित हो उसमें केंद्रक का थोड़ा सा पार्ट रह जाए, तो वह पुनः क्या होगा, दोबारा से विभाजित होकर पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकता है। दोबारा से विभाजित हो जाएगा और पूर्ण शरीर का दोबारा से अपना पूरा शरीर बना लेगा, ठीक है। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। पुनरुद्भवन की सबसे अधिक क्षमता प्लेनेरिया में होती है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन, और ये लास्ट है। अलैंगिक जनन की यह विधि बहुकोशिकीय पौधों में पाई जाती है, जिसमें नए पौधे का निर्माण पुराने पौधों के वर्दी भाग यानी कि कायिक भागों यानी कि जड़, तना व पत्ती द्वारा होता है। लाइक हम बात करें, आलू के तने से नया पौधा बनता है, गुलाब के पौधे के तने से नया पौधा बनता है, फिलम के पौधे की पत्ती द्वारा नया पौधा बनता है। अन्य उदाहरण जैसे शकरकंद की जड़ द्वारा, है ना, गन्ना आदि, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो गए, खंडन हो गए। या फिर मैं बोलूँगा आपको, ये सारी हमारी 6 विधियाँ हो गई। कायिक प्रवर्धन हो गई, पुनरुद्भवन हो गई, और खंडन हो गई। उसके बाद में विजाणु निर्माण द्वारा हो गया, उसके बाद में आपका मुकुलन हो गया, उसके बाद में बहुविखंडन हो गया, और विखंडन हो गया, ठीक है। ये हमारी विधियाँ हो गई अलैंगिक जनन की। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसे भी ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब की बार 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, नर व मादा की। तो देखिए, जनन की वह विधि जिसमें नए संतान उत्पत्ति के लिए 2 जनक जीवों नर व मादा का होना आवश्यक होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इस विधि में नर व मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं तथा दोनों युग्मकों के मिलने से ही नए जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो जनन की विधि है उसमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनक जीवों यानी कि नर व मादा का होना आवश्यक होता है और लैंगिक जनन कहलाता है। और इस विधि में नर व मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब युग्मक क्या होता है, जिससे
बच्चा नया बन के पैदा होगा। अब उसके बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। युग्मकों का निर्माण करते हैं तथा दोनों युग्मकों के मिलने से ही नए जीव का निर्माण होता है। अब कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो, नर व मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। देखो, नर में और मादा में दोनों में युग्मक होता है। नर में क्या होते हैं? नर में होते हैं शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, और मादा में क्या होते हैं? मादा में होते हैं अंडाणु, यानी कि अंडे। तो जब जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो मादा के अंडाणु से मिलता है, अंडे से मिलता है, तब जाके उनको बोलेंगे युग्मक, है ना। मतलब किसको? शुक्राणु को। नर के लिए हो गया शुक्राणु स्पर्म, उसको बोल दिया युग्मक, और मादा के लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया क्या? अंडाणु, उसको बोल दिया युग्मक। और वो दोनों आपस में जब मिल जाएंगे उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद लैंगिक जनन के लाभ। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होती है। इससे नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। यानी कि लैंगिक जनन द्वारा, इस प्रोसेस द्वारा जो भी नर और मादा करते हैं साथ में, उस द्वारा उत्पन्न जो संतान होती है वो आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होती है और इससे नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जीवों का विकास होता है ना। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जीवों का विकास होता है, नई संतान का जन्म होता है, क्योंकि ऐसे जनन से जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि ऐसे जनन से क्या होता है कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, जो बढ़ती जाएंगी, बाबा दादा ऐसे करके पोते की, उनकी विविधताएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग होते हैं। अब आता है सबसे पहले पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो देखेंगे ध्यान से कि पौधे का जनन अंग यानी कि पुष्प क्या होता है? फूल होता है। तो पौधे का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है, और पुष्प को मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल, दल पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्त्री केसर और पुंकेसर। तो सबसे पहले देखो, इसी की हेडिंग है स्त्री केसर। क्या होता है? यह पुष्प का मादा अंग होता है। क्या होता है? मादा अंग। स्त्री से ना, स्त्री केसर लिख रहा है, मादा अंग हो गया, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये मैंने बताया था, फीमेल में अंडाणु का उत्पन्न होता है। तो इसमें पौधों में मादा युग्मक का निर्माण होता है। पुंकेसर यह पुष्प का नर अंग होता है। ये पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर अंग होता है, जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है ना। देखो, अब होगा क्या कि नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों का युग्मक मिलेगा और निषेचन मिलेगा। अभी बताया मैंने, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर होगा युग्मनज, फिर भ्रूण होगा, फिर बीज उत्पन्न होगा और नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पुष्प के प्रकार। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। तो ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही अंग उपस्थित होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही अंग उपस्थित होता है, एक लिंगी कहलाएगा। लौकी हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू, इनके जो पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? एक लिंगी। अब आता है उभयलिंगी, यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, सरसों हो गया, आदि हो गया। अब देखते हैं पुष्प की संरचना। तो देखो, ये हो गई आपकी पुष्प की संरचना, जो कि आपके पेपर में देखने को मिल जाती है। इस पुष्प की संरचना को आपको ढंग से बना लेना है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, अगर थोड़ा सा समझना है तो देखो, ये बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये अंडाशय हो गया, है ना, अंडाशय हो गया, है ना। ये स्त्री केसर का पार्ट हो गया। क्या हो गया? स्त्री केसर का पार्ट हो गया। तो देखो, यानी कि उभयलिंग वाला हो गया ये। देखो, ये हो गया अंडाशय, ठीक है, और ये वर्तिका हो गई, ये वाली रेड वाली। उसके बाद ये क्या हो गया? ऊपर का वर्तिकाग्र हो गया। अब बात करते हैं पुंकेसर की। तो ये हो गया परागकोश, ये वाला पार्ट परागकोश हो गया। ये चारों दिख रहे हैं जो, और नहीं, ये परागकोश ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये वाला। देखो, ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाले, ये क्या हो गए? परागकोश हो गए। और तंतु क्या हो गया? इनकी डंडियाँ हो गई। इनकी डंडियाँ जो हो गई वो तंतु हो गई। ये क्या हो गई? इनकी तंतु हो गए। ठीक है, अब बात आती है ये तो भाई पता है, पंखुड़ियाँ आपको, ये दल दिख रहा होगा पंखुड़ी, और ये नीचे वाला हो गया बाह्य दल। ठीक है, बहुत ही ईजी है, डायग्राम आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब बीज निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए क्या है बीज निर्माण की प्रक्रिया। पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकोश होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकोश होते हैं, जो नर युग्मक परागकणों का निर्माण करते हैं। नर युग्मक परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा पुष्प के मादा अंग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र नामक भाग में पहुंचते हैं, और यह प्रक्रिया परागकण कहलाती है। क्या बोला मैंने? कि जो नर युग्मक परागकण होते हैं वो हवा, पानी या कीड़ों के द्वारा पुष्प के मादा अंग स्त्री केसर में वर्तिकाग्र में नामक भाग में पहुंचते हैं। तो देखो, अभी बताया मैंने आपको, ये देखिए, ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, ये दे रखा है आपका वर्तिकाग्र। ठीक है, ये है आपका वर्तिकाग्र।
ये वाला पार्ट, ये हो गया वर्तिकाग्र। तो परागकोश से निकलकर हवा के द्वारा, पानी, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा इसके वर्तिकाग्र के अंदर जाते हैं, और जब वर्तिकाग्र के अंदर जाएंगे तो ये इसमें चले जाएंगे, अंडाशय में चले जाएंगे, और यही हो गया आपका परागकण। क्या हो गया? परागण हो गया, परागण। अब देखो परागण यानी कि नर युग्मक एक नलिका, परागकण जो हो गया, परागकण नर युग्मक एक नलिका विकसित करके वर्तिका से होते हुए अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड यानी कि मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक मिलते हैं जिसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। अभी बताया था मैंने, जब नर व मादा युग्मक मिल जाएंगे उसे हम निषेचन बोलेंगे। इनके मिलने से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण बन जाएगा, फिर यह बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, फिर अंडाशय फल में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव में प्रजनन। तो देखो, मानव में एक निश्चित उम्र के पश्चात ही जनन क्रिया प्रारंभ होती है। एक मतलब सबके लिए एक एज लिमिट होती है, तो मानव में भी क्या होती है? एक निश्चित उम्र के पश्चात ही जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। इसे किशोरावस्था कहते हैं, और किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। तो यौवनारंभ अगर हम ब्रेक करें, संधि विच्छेद करें, तो यौवन प्लस आरंभ, यौवन मतलब उसकी जवानी। ठीक है, तो किशोरावस्था या फिर बोले किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। मानव में प्रजनन के लिए, देखो, मानव में प्रजनन के लिए एक विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। मानव में क्या होता है? जो प्रजनन होता है हमारा, उसके लिए एक विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। नर व मादा जनन तंत्र नर व मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो जो नर का जनन तंत्र होता है और मादा का जनन तंत्र होता है, वो क्या करते हैं? नर व मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में नर का जो युग्मक होता है वो क्या होता है और मादा का युग्मक क्या होता है, निर्माण करते हैं। और नर युग्मक अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में क्या होता है? शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। तथा मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु होता है, ये कहलाते हैं। ठीक है, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद देखिए, निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। अब निषेचन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फीमेल के अंदर क्या होगा? युग्मनज बनेगा जो विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है ना। भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और भ्रूण का विकास मादा के शरीर में 9 महीने तक होकर शिशु को जन्म देता है। ऑफकोर्स सी बात है, समझ में गए आराम से मेरी बात कि निषेचन के पश्चात क्या होता है? युग्मनज बनता है, फिर जो विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है ना, मतलब पेट में जो भ्रूण हो गया, भ्रूण का विकास मादा के शरीर में 9 महीने तक होकर शिशु का जन्म होता है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आता है मानव जनन तंत्र। तो देखो, मानव जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले नर जनन तंत्र है, फिर मादा जनन तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम आपको मिल जाएंगे पेपर में, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहला वक्षण है, फिर शुक्रवाहिनी है, फिर मूत्र मार्ग है। इसके प्रमुख अंग क्या होते हैं? अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका मानव नर जनन तंत्र। ऑफकोर्स ही बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही आराम से इसको बना सकते हो, प्रैक्टिस करनी है। देखो, ये तो हो गई शुक्राशय। क्या हो गया? शुक्राशय। ये हो गई शुक्रवाहिनी। ये हो गया नीचे वाला जो पार्ट है, ये वृषण हो गया। ये मूत्र मार्ग है, और ये मूत्राशय वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो किडनी से अटैच रहता है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। ये वाली डायग्राम आराम से बना सकते हो आप। अब आता है मानव मादा जनन तंत्र। तो देखो, मानव मादा जनन तंत्र देख लिया आपने, ये योनि वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये से बोलते हैं ग्रीवा, इस वाले पार्ट को। ये हो गया गर्भाशय, है ना, इस वाले पार्ट को जहाँ अंडे जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, अंडाशय होता है, और ये अंडवाहिका होती है। ठीक है, इस डायग्राम को भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब आता है मादा जनन तंत्र के बारे में। तो देखिए ध्यान से, अंडाशय यानी कि यह मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण करता है। कौन? अंडाशय। भाई अंडाशय उसका नाम है, तो यानी कि अंड कोशिका का निर्माण करेगा। और लड़की के जन्म से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है, तो जन्म से ही हजारों अपरिपक्व, यानी कि वो तैयार नहीं होते हैं लेकिन अंडे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और यौवनारंभ यानी कि एक्चुअली में जो स्टार्ट होता है वो कब से होता है? 12 से 13 साल की उम्र में यौवनारंभ आरंभ होता है, मतलब किशोरावस्था स्टार्ट होती है। पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो अंडे होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं निषेचन के लिए। अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय द्वारा क्या होता है? हर महीने क्या होता है? एग्स फर्टिलाइज होते हैं। एग्स जो होते हैं वो फीमेल्स की बॉडी में फर्टिलाइज होते हैं, और एक परिपक्व, है ना, अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो अंडाशय जो होता है वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है।
अब आता है अंडवाहिका, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडवाहिका को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पर अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन होता है। तो जब अंड कोशिका जो मादा में है और शुक्राणु जो मनुष्य के द्वारा होता है, वो दोनों मिलते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। तो अंडवाहिका में वो होते हैं। उसके बाद गर्भाशय। अब गर्भाशय समझ गए होगे आप कि यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। भाई आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन है। यह योनि में खुलता है। ये कहाँ होता है? योनि में खुलता है। अब आता है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। तो देखिए, जब नर युग्मक शुक्राणु अंड कोशिका से मिलता है, तो जब नर युग्मक जो शुक्राणु स्पर्म होता है वो अंड कोशिका से मिलेगा, एग से मिलेगा, तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। तो निषेचित अंड क्या कहलाएगा? जो निषेचित हो जाएगा वो अंडा क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाता है। और यह गर्भाशय में रोपित हो जाता है। इसमें विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। फिर गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है। अब आता है अपरा या प्लेसेंटा। अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। तो अपरा क्या है? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है और यह गर्भनाल के द्वारा शिशु से जुड़ी रहती है और यह माता के रक्त से शिशु को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करती है। अपरा ये क्या करती है? माता के रक्त से, माता के ब्लड से शिशु को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करती है। अपरा भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा भी करती है। तो भ्रूण के अंदर जो अपशिष्ट आते हैं उससे उसकी बॉडी को बचाती है, पदार्थों का निपटारा भी करती है। ठीक है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भाकाल कहते हैं। तो देखो, आपको पता होगा डिलीवरी वाला टाइम होगा भी 9 मंथ वाला, है ना, कि अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भाकाल कहते हैं और इसकी अवधि लगभग 9 माह होती है। क्लियर है मेरी बात? बस खत्म होने वाली वीडियो। जब अंड का निषेचन नहीं होता, तो देखो अंड का जो निषेचन होता है वो नहीं होता, तो हर माह गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो हर महीने क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है वो खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या करता है? तैयार करता है। और गर्भाशय को भित्ति मांसल एवं स्पोंजी हो जाती है क्योंकि यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। यदि निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, जब मतलब शुक्राणु और वो मिल रहे हैं लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है, तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो होता क्या है कि यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। अब निषेचन नहीं हो रहा है ना, तो क्या होता है कि भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में, तो रक्त एवं जो मतलब वाइट ब्लड होता है वो म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या मासिक चक्र कहते हैं। इंग्लिश में वी कैन से इसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। और 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है। तो 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है? अंडाशय से अंड का जो उत्पादन होता है वो बंद हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस बंद हो जाती है और फलस्वरूप जो रजोधर्म होता है, जिसे मासिक चक्र या पीरियड्स बोल सकते हैं, वो आपके बंद हो जाते हैं फीमेल्स के। ठीक है, अब आता है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका? यौन संचारित रोग के बारे में समझेंगे। एसटीडी अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे कुछ जीवाणु तथा विषाणु जनित रोग यानी कि यौन क्रिया द्वारा संचरित होते हैं। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग, गेनीरिया, सिफिलिस, और विषाणु जनित रोग, मस्सा और एड्स तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं गर्भ निरोधन क्या है ना, इसको भी समझना है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये आता है। ठीक है, तो गर्भ धारण को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है, यानी कि गर्भ धारण यानी कि प्रेगनेंसी को रोकना ही क्या कहलाता है? गर्भ निरोधन कहलाता है। और गर्भ निरोधन के कई उपाय होते हैं जिन्हें गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय तो क्या होता है? यांत्रिक अवरोध, यानी कि इस उपाय में शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जब शुक्राणु अंडो कोशिका तक नहीं पहुंचेंगे, अंडों से नहीं मिलेंगे, तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बेबी उत्पन्न नहीं होगा, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी तथा गर्भधारण नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कंडोम का इस्तेमाल करके, वी कैन से हम कंडोम का यूज़ कर सकते हैं, और योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप द्वारा। तो दो चीज़ हो गई, ये तो कंडोम का यूज़ हो गया और एक हो गया योनि में जो रखा जाता है सर्वाइकल, एक कैप आता है जो उसमें रखा जाता है, तो वो भी हो गया। ठीक है, अब आता है रासायनिक तकनीक, अब केमिकल मतलब तकनीक हो गई। इस प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय में मादा के शरीर में अंड को नहीं बनने दिया जाता, तो अंड को ही नहीं बनने दिया जाएगा तो शुक्राणु मिलेगा किससे? इसके लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है।
ठीक है। अब बस खत्म होने वाली है, एक पेज रह गया। शल्य क्रिया तकनीक। तो ये क्या होती है शल्य क्रिया तकनीक? इस तकनीक में ऑपरेशन द्वारा महिला एवं पुरुषों में शुक्राणु एवं अंडाशुओं के निषेचन को रोक दिया जाता है, यानी कि शुक्राणु उत्पन्न नहीं होंगे और अंडाणु उत्पन्न नहीं होंगे। सबसे पहले बात करें नसबंदी की, तो इस प्रक्रिया में पुरुषों की शुक्रवाहिनियों को काटकर बंद कर दिया जाता है। तो शुक्रवाहिनी यानी कि जिनसे स्पर्म निकलता है उसको काटकर बंद कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है, शुक्राणु बाहर नहीं जाएंगे। इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। फिर आता है ट्यूबेक्टोमी। इस उपाय में ऑपरेशन द्वारा महिलाओं के अंडवाहिनी को अवरुद्ध बंद कर दिया जाता है, यानी कि उनके एग्स फर्टिलाइज नहीं हो सकते, जिससे अंड उसमें नहीं पहुंच पाता तथा निषेचन क्रिया नहीं हो पाती। ठीक है। इसके बाद देखिए, इतना आपने समझ लिया है, आधे घंटे की वीडियो हो गई है और बस लास्ट आ गया हमारा, ये लास्ट पेज है, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है। देखिए भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या क्या है? अधिकतर देखा गया है कि मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार दिया जाता है ना, अबॉर्शन बोलते हैं, यही भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज जागरूक होगा। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं जाने आवश्यक तथा सामाजिक स्तर पर यौन शिक्षा का दिया जाना भी आवश्यक है ना। तो ये सारी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है ये पूरी, तो ये रियल लाइफ में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।